हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बेटा डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, मतलब पीवाईक्यू। और ये जो पीवाईक्यू है ये आपका क्लास 12 फिजिक्स किसका, इलेक्ट्रिक चार्ज और फील्ड्स का। ठीक है, तो यहाँ पर जितने भी इम्पोर्टेंट्स और रिलेवेंट क्वेश्चंस हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे डिस्कस करा देंगे। ठीक है, तो अब जैसे एक क्वेश्चन हमने यहाँ पे लिख रखा है, क्या है, ड्रा अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ऑफ चार्ज। कहने का मतलब क्या हो गया कि आपसे वेरिएशन पूछा जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड का, और किसके रिस्पेक्ट में, परपेंडिकुलर डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, लेकिन जो चार्ज है वो कैसा है, लाइन ऑफ चार्ज। तो अब अगर आपने टॉपिक पढ़ रखा है तो ये जिन लोगों ने टॉपिक पढ़ रखा है और टॉपिक की प्रिपरेशन उनकी अच्छी है तो उनको तो याद हो गया होगा कि हम किस टॉपिक की किस पॉइंट की बात करने चल रहे हैं। तो आपको याद होगा कि जब हमने एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ आपको कराया था, ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ में जो फर्स्ट एप्लीकेशन था क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनेटली लॉन्ग यूनिफॉर्म चार्ज वायर। मतलब कहने का मतलब ये हो गया कि जब हम एक लॉन्ग इनफाइनेटली मतलब इनफाइनाइट लेंथ का एक लॉन्ग वायर लेते हैं, तो ऐसे हमने डॉट डॉट दिखा दिया, ये डॉट डॉट दिखा दिया। इस डॉट डॉट को दिखाने का पर्पज ये है कि इनकी जो लेंथ है वो इनफाइनाइट तक है। इस वाले एंड्स को हमने सपोज कर लिया क्या, एक्स, और इस वाले एंड्स को हमने क्या सपोज कर लिया, वाई। बाकी ये वायर कहाँ तक जा रहा है, इनफाइनाइट तक। अगर नंबर लाइन के अकॉर्डिंग हम बात करें तो ये हमारा क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी, और इसको हम लोग क्या दिखा सकते हैं, प्लस का इन्फिनिटी दिखा सकते हैं। हमने क्या सपोज किया कि ये इनफाइनाइट लेंथ की कोई लाइन है और इस पर बहुत सारे चार्ज को आप क्या किया गया है, डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। तो ये सारे पॉइंट्स तो ऑलरेडी आपको मालूम भी होंगे, अगर मालूम नहीं है जिनको, उनके लिए हम करा दे रहे हैं। ठीक है, कि आपको अगर कुछ भी नहीं आता है तब भी आप इसके पीवाईक्यू को समझ सकें। तो अब आपने क्या किया, इस वायर के सरफेस पर, वायर के सरफेस का मतलब ये हो गया कि जैसे अभी आप देखो, किसी भी आदमी को देखो यार, जैसे लोग नेल पॉलिश यूज करते हैं, तो जब नेल पॉलिश यूज करते हैं तो जब आप नेल पॉलिश लगाते हैं तो इसी नेल के पूरे पोर्शन पे ही तो दिखता है। तो जैसे अभी हम इसी से कलर करें, अब सपोज करिए हमने इसको ग्रीन कर दिया, ठीक है, तो अब हम जब ग्रीन कर दिए तो क्या होगा कि हमारे पूरे के पूरे इसी नेल पर ही तो ये आपको ग्रीन कलर दिखाई पड़ रहा है। मतलब क्या हो गया, अपर सरफेस पे ना इस तरफ दिख रहा है, ना इस तरफ, ना नीचे कहीं नहीं दिख रहा है। मीन्स क्या हुआ कि जब हम इस पर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो वो चार्ज इसके सरफेस पर क्या होगा, दिखाई पड़ेगा। अब कंडीशन यहाँ पे आती है दो, अगर इंसुलेटर है तो आप को चार्ज को जहाँ प्लेस कर देंगे वो वहीं का वहीं पड़ा रहेगा, कहीं इधर उधर वो मूव नहीं करेगा, अपने आप को रीअरेंज नहीं करेगा, रीशिफ्टिंग अपनी नहीं करेगा। बट अगर वो कंडक्टर होगा तो पूरे के पूरे सरफेस पर वो क्या करेगा, अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग, जहाँ पर वो मोर स्टेबल होगा, अपनी अपनी स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग पूरे के पूरे सरफेस पर वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, फैल जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि एक इनफाइनाइट लेंथ का लॉन्ग वायर लिया और उस वायर पर हमने क्या किया, ऐसे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब जब चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ पर हमें क्या करना है, गॉस थ्योरम अप्लाई करनी है। तो गॉस थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, गॉसियन सरफेस की। तो आपको याद होगा कि गॉसियन सरफेस के लिए हम लोगों ने क्या किया था भाई, तो गॉसियन सरफेस के लिए हमने सिलेंडर, भाई वायर है तो इसका शेप हम लोगों ने सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाया था। टॉपिक में आप पढ़े होंगे, कहीं भी पढ़े हो, स्कूल में पढ़े हो, कोचिंग में पढ़े हो, बुक में पढ़े हो, तो ये एक तरीके से क्या हो गया कि हमारा ये गॉसियन सरफेस हो गया। और गॉसियन सरफेस हो गया तो इस गॉसियन सरफेस पे जो आपने तो अब क्या हुआ कि गॉसियन सरफेस या गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए हमें किसकी जरूरत होती है, एनक्लोज्ड सरफेस की। किसकी बात की जा रही है, एनक्लोज्ड सरफेस की। ये सारी बातें आपको मालूम होंगी, ठीक है, अगर नहीं मालूम है तो आपकी जानकारी के लिए हम इसको बता दे रहे हैं। तो एनक्लोज्ड सरफेस के अंदर ही चार्ज का होना जरूरी है, तभी आप वहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। अगर जितना ये एनक्लोज नहीं होगा तो यहाँ पे गॉस थ्योरम अप्लाई नहीं होगी। अब क्या होगा कि ये पॉजिटिव चार्ज हैं तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होंगी वो किधर जाएंगी, आउटवर्ड। ये भी आपको बताया जा चुका है कि अगर पार्ट पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो डायरेक्शंस होती हैं, ये इमेजिनरी लाइंस की जो डायरेक्शंस होती हैं, ये सब आउटवर्ड होती हैं।
बट अगर वहीं पे चार्ज नेगेटिव होता है तो जो ये आपकी इमेजिनरी लाइन है या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, इनकी डायरेक्शन किधर होती है, इनवर्स होती है, और ये जो सरफेस होता है इस सरफेस के परपेंडिकुलर होती है। तो कहने का मतलब ये हो गया कि अगर यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस देखें तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होगी, ऐसे आउटवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। अब इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस को अगर r ले लें तो ये इतनी डिस्टेंस की क्या होगी, रेडियस ही होगी, और क्या होगी, r होगी। ये वाली डिस्टेंस इसकी r होगी और क्या होगी, इसकी रेडियस होगी। तो इस तरीके से गॉसियन सरफेस में अब क्या करना है, हमको गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। तो गॉस थ्योरम को अप्लाई करने के लिए किसकी जरूरत होती है, दो चीज़ों की। एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मालूम होना चाहिए, और दूसरी बात आपको उसका एरिया वेक्टर फाइंड होना चाहिए। ठीक है, जिस पर्टिकुलर सरफेस पे आप अप्लाई कर रहे हैं उसकी एरिया वेक्टर। तो एरिया वेक्टर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस अलोंग द रेडियस। अगर स्फेरिकल बॉडी है, सिलिंड्रिकल बॉडी है, तो रेडियस के अलोंग होगा और परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी जो इसकी एरिया होगी DA, ये भी क्या हो जाएगी, इसी के अलोंग हो जाएगी। इसके बेसिस पर यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू एंगल कितना बन जाता है, 0 डिग्री। जब 0 डिग्री बन जाता है तो एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन 2018 में 1 मार्क्स में पूछा गया है। ठीक है, तो इस वजह से 2018 का क्वेश्चन है, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो बहुत डिटेलिंग नहीं करेंगे। बस गॉस थ्योरम का फर्स्ट एप्लीकेशन हमने आपको बता दिया कि इस तरीके से वो डायग्राम बना हुआ था। फिर हम लोग क्या करते थे, जब इसको पूरी तरीके से सॉल्व करते थे तो सॉल्व करके हमें जो रिजल्ट मिलता था वो रिजल्ट हम आपको यहाँ पे दिखा दे रहे हैं। तो क्या रिजल्ट मिलता था, E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट r। अब यहाँ पे लैम्डा क्या होता था, लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा किसको रिप्रेजेंट करता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। आपको याद होगा कि जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया गया होगा, ठीक है, तो जब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन आपने पढ़ा था तो लीनियर आपका लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था, फिर सरफेस था, वॉल्यूम था। तो लीनियर में क्या होता था, वायर पे डिस्ट्रीब्यूट करते थे, और जब आपको सरफेस एरिया या एरिया चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया था तो एरिया के केस में क्या होता था, कोई रेक्टेंगुलर शेप लेते थे। और वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी के लिए, अच्छा, वहां पर उसकी चार्ज डेंसिटी को हम लोग क्या सपोज करते थे, सिग्मा, और वॉल्यूम वाले को हम क्या सपोज करते थे, रो। ठीक है, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी आपकी क्या हो गई, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा, और लैम्डा की वैल्यू भी आपको बताई गई होगी Q/L। मतलब अगर इस पूरे वायर पर हमने टोटल चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है Q, यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो है L। ठीक है, तो इनकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी, चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड पर यूनिट लेंथ। तो पर यूनिट लेंथ में जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वही हो जाती है उसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये लैम्डा और ये इतना पोर्शन क्या है, कांस्टेंट है। तो E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा, R के। तो जब E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R हो गया तो अगर R को इंक्रीज करोगे तो E क्या होगा, डिक्रीज करेगा। तो अब हमें पता है कि ग्राफ का नेचर कैसा होगा, जब ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं तो ऐसे केस में जो हमारा ग्राफ बनता है वो होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग इधर दिखा दे रहे हैं और डिस्टेंस को इधर, ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो इन दोनों के बीच में जो ग्राफ बनेगा वो क्या बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलते हैं इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ठीक है, तो यहां तक सीन क्लियर हुआ या नहीं हुआ। भाई आपसे क्या पूछा गया था, ड्रॉ अ ग्राफ टू शो द वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द लाइन ऑफ चार्ज। तो अगर किसी भी लाइन पर हम क्या करें, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो वही हमारा क्या बन जाता है, लाइन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो ये पोर्शन हमारा क्या हो गया, लाइन ऑफ चार्ज। और जब ये लाइन ऑफ चार्ज पे आपने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो ये पूरा पूरा गॉस थ्योरम अप्लाई करते हैं, प्रॉपरली इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद यही हमारा रिजल्ट आता है। तो डायग्राम हमने इसलिए बना दिया कि जिसके माइंड में करंट में बातें ना हो तो वो एक तरीके से इसको रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, अब कहिए तो थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन ही कर देते हैं। तो एक्सप्लेन ही कर देते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ये है कि लंबा होता जाएगा लेकिन कोई बात नहीं है। तो गॉस थ्योरम जैसे हम
गॉस थ्योरम यूज करें। गॉस थ्योरम छोड़िए, रहने दीजिए, आप पढ़ चुके हो, पीवाईक्यू कर रहे हो, तो पीवाईक्यू में तो अब इतना, जब टॉपिक पढ़ाएंगे बड़ा लंबा हो जाएगा सब कुछ, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपका इस तरीके से हुआ। ग्राफ इन्होंने पूछा था 2018 में 1 मार्क्स में, ये ग्राफ इसका कैसा बनेगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला जैसा बनेगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों ने ले रखा है, डिफाइन द टर्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स, राइट इट्स एसआई यूनिट्स। तो अब जैसे इन्होंने बात किया किसकी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की, तो हम लोगों को तो पता ही है फ्लक्स का मतलब क्या होता है, तो चलिए डिफाइन कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के सिंबल को हम लोग नोट किससे करते हैं, फाई से, और जो इसकी डेफिनेशन होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मतलब यह होता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। कहने का मतलब आप नहीं समझे, अभी हम एक एग्जांपल ले लें फ्लक्स का, जैसे आप हमारे आपके घरों में विंडो होती है, तो विंडो अगर आप ओपन कर देंगे और सपोज करिए हवा चल रही है, तो सारी की सारी हवा क्या होगी, सारी की सारी हवा आपके विंडो से आपके पास आएगी। उसको छोड़ दो, जैसे हमारे पास टेबल फैन है, या एक जो दूसरा वाला फर्राटा फैन आता है बड़ा वाला, आप फैन को लगा दीजिए, फैन को चला दीजिए, वो फैन ऐसे ऐसे मूव करता है, लेकिन जो हवा फेंकता है वो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाती है, ऐसे जाती है ना सीधे, वो ऐसे पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है, तो वो क्या हो गई, एयर फ्लक्स। आप टैब को ओपन कर दो ऐसे, तो जब टैब को ओपन कर दोगे, टोटी को अपने ओपन करते हो, तो बहुत सारा पानी कहाँ आता है, नीचे। या फिर आप आपके घरों में देखिए, बहुत ध्यान से क्या देखना है, देखिए तो वो लगा होगा शावर, नहाने वाला, तो नहाने वाला शावर में बहुत सारे छोटे छोटे होल होते हैं। जैसे ही आप नीचे से उसको ऑन करते हो, तो सारे होल में से क्या होते हैं, सारे होल में से वाटर की ड्रॉप्स आपके ऊपर आती हैं, तो वो एक तरीके से क्या हो गई, फील्ड लाइंस हो गई, वाटर की फील्ड लाइंस हो गई। कहने का मतलब क्या हो गया, एक पर्टिकुलर एरिया से जितनी फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उनके टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को ही हम लोग बोल देते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। या कहीं पे आग जला करके, अरे आग जला के रख दीजिए, या फिर सबसे बढ़िया एग्जांपल हम गैस बर्नर का ले सकते हैं, कि हमारे घर में खाना बनाने के लिए गैस चूल्हे का यूज होता है, गैस चूल्हे में बर्नर लगा होता है, उस बर्नर में होल होते हैं, सारे होल से फायर फ्लक्स निकलते हैं, मतलब आग की लाइनें निकलती हैं, आगे जाकर के वो एक हो जाती हैं, वो बात लगती है, ठीक है। आपको लगता है सारी मिक्स हैं, बट अगर गैस को स्लो करके देखिए, तो ऐसे किनारे किनारे पर हर एक लाइन से गैस निकलती है, और गैस आगे जा करके फायर का काम करती है, आग का काम करती है। तेज कर देते हैं तो पूरा का पूरा एक फ्लेम बन जाती है जा करके। तो ये सब के सब किसके एग्जाम्पल हैं, फ्लक्स के। तो फ्लक्स की डेफिनेशन हम क्या लिख सकते हैं फिर इसके बेस पे, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस, ठीक है। क्या कहेंगे, द टोटल number of electric field lines passing through a given surface area is called electric flux. It's called electric flux. अब तो देखिए, अब हम लोग क्या देखेंगे, तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा डायग्राम बना करके हम समझा देते हैं। जैसे देखिए, अभी हमने क्या किया, इस तरीके का एक कोई सरफेस हमने ले लिया, और इस सरफेस पे हमने दिखा दिया
कि इस तरीके से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ठीक है, ऐसे इस सरफेस से पास हो रही हैं। ठीक, तो ये तो डायरेक्शन हो गई किसकी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की हो गई। अच्छा, ये जो गैपिंग दिखाई गई इसका मतलब तो समझते हैं ना, हैं? इसका मतलब समझते हैं कि ये सरफेस हो गया, इसके थ्रू ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे प्लेस किया गया। अब क्या हुआ कि हम अगर यहाँ पे एक छोटा सा एरिया एलिमेंट ले लें, तो यहीं पे हमने क्या किया, एक छोटा सा एरिया एलिमेंट इसका कट कर लिया। तो अगर छोटा सा एरिया एलिमेंट बेटा जी हम कट करेंगे, ये हो गया ये, ठीक, और इसकी एरिया को हम लोग क्या सपोज कर ले रहे हैं, डीए। तो इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, इस सरफेस के परपेंडिकुलर, जस्ट इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के परपेंडिकुलर होने का मतलब हमने आपको पहले भी बताया है, वेक्टर वाला पोर्शन भी हम आपको बता चुके हैं। जैसे कोऑर्डिनेट एक्सिस की बात करिए तो ये हमारा एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है। बट जब जेड एक्सिस की बात आती है तो जेड एक्सिस क्या होते हैं, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं ऐसे। लेकिन जब ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं तो क्या हमारे पास कोई ऐसी व्यवस्था है जिसको हम बोर्ड से बाहर कुछ दिखा सकें, दिखा तो नहीं सकते हैं। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस को दिखाने के लिए ऐसे हम लोग एक सिंबल यूज करते हैं। तो ये एक्चुअल में जेड एक्सिस इधर नहीं होता है, ये तीनों के तीनों एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं ऐसे। ये एक्चुअल में सीन इनका ऐसे होता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री होता है, इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है, और इनके बीच में भी 90 डिग्री का एंगल होता है। बट बोर्ड पे ऐसा कुछ तो दिखा नहीं सकते हो, तो फिर उसको क्या किया जाता है, इस तरफ ड्रा कर दिया जाता है। तो वही सीन हो गया कि जो ये आपका एरिया वेक्टर है, तो जो एरिया वेक्टर है ये इस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। तो इस सरफेस के जब परपेंडिकुलर होगा तो परपेंडिकुलर इधर बाहर तो नहीं दिखा सकते। तो हम ऐसे सपोज कर लिए कि इसका जो एरिया वेक्टर है वो कितना है, डीए, और ये है क्या, परपेंडिकुलर, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल कितना बना रहा है, थीटा। इसके साथ एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब हम इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो क्या लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और स्मॉल एरिया एलिमेंट। ये ऐसे कह सकते हो कि व्हेन फ्लक्स फ्लोज थ्रू स्मॉल एरिया। भाई आप कुछ भी, जो भी आप दिखाना चाहें वो आप दिखा सकते हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं, थ्रू अ स्मॉल एरिया एलिमेंट, ठीक है। तो स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ई डॉट वेक्टर। आप पढ़ चुके हैं, नहीं पढ़े हैं तब भी कोई बात नहीं है, जहाँ जो ज़रूरत होगी वो हम लोग क्या करेंगे, आगे चल करके सीखेंगे। जैसे जिनको नहीं पता है या पता है भूल गए हैं, नहीं मालूम है, तो उनके लिए हम बता देते हैं। जैसे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी और कितना, कॉस थीटा। ये इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए बी कॉस थीटा के, ठीक है। ये पोर्शन आपका हो जाएगा ई डी ए कॉस थीटा। मतलब डी फाई क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, लेकिन कितने का, स्मॉल एरिया एलिमेंट का, ठीक है। ऐसे ही अगर हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, किसका चाहिए, थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया एलिमेंट, ठीक है, या क्लोज्ड एरिया एलिमेंट, क्लोज्ड सरफेस एरिया एलिमेंट। तो थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस एरिया एलिमेंट, तो इसके केस में ये हमारा हो जाएगा फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये सिंबल आपको ऐसे लगा देना होता है,
ऐसा इंटीग्रेशन का ये भी सिंबल है, इंटीग्रेशन का ये भी है, ऐसा लगा हुआ है तो क्लोज सरफेस एरिया सपोज करेंगे, या फिर कुछ बुकों में या कुछ जगहों पे ऐसे लिख दिया जाता है तो ये सरफेस एरिया एलिमेंट आपको दिखाता है, ठीक है। तो फाई ऐसे सी भी दिखा देते, सी मतलब क्लोज से। तो ज़्यादा बेटर ये होता है कि आप ऐसे एक सर्कल बना दीजिए एलिमेंट के ऊपर, ये क्लोज सरफेस एरिया एलिमेंट का सिंबल हो जाता है, और ये हो जाता है ई डॉट डी ए, ठीक है। अब अगर आपका जो ई है और थीटा सारे एलिमेंट्स के लिए सेम है, क्या कहा जा रहा है कि जो ई है और क्या है आपका थीटा, तो अगर ई और थीटा जो है ये दोनों के दोनों सारे एलिमेंट्स के लिए, सारे सरफेस के लिए, ठीक है, सारे सरफेस के लिए सेम होंगे, तो फिर उस कंडीशन में हमें क्या मिल जाएगा, उस कंडीशन में ये मिल जाएगा ई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल या क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा। लिख देते हैं उस बात को, इफ ई एंड थीटा आर सेम फॉर ऑल एरिया एलिमेंट्स। मतलब आप खुद सोचो कि जैसे यहाँ पे हमने एक एरिया कट किया, ऐसे ही यहाँ पे हम बहुत सारी छोटी छोटी एरिया ऐसे कट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे छोटे छोटे कई छोटे छोटे पार्ट से मिलकर के अगर ये बना हुआ है, सपोज किया जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे एरिया एलिमेंट से मिलकर के ये कंप्लीट सरफेस आपका बना हुआ है। तो जब कंप्लीट सरफेस बना हुआ है तो अगर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और थीटा है, मतलब ये जो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये आपका एरिया वेक्टर के साथ बनने वाला जो एंगल थीटा है, ये दोनों के दोनों सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए, इसके लिए भी, इसके लिए भी, जैसे अभी हम क्या करें, इसको ऐसे समझो, यहाँ पे एक एरिया एलिमेंट बना दिए तो आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड तो इधर को हो गई, एरिया वेक्टर हमने इधर को दिखा दिया, और जो आपका एंगल है इनके बीच का वो कितना है, थीटा है। तो अगर ई और थीटा इस वाले सरफेस एरिया एलिमेंट के लिए, इस वाले एरिया एलिमेंट के लिए, इस वाले स्मॉल एरिया एलिमेंट के लिए, सारे एलिमेंट्स के लिए अगर ई और थीटा सेम है तो फिर ये आपका जो फ्लक्स फाई है, फाई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा ई कॉस थीटा, आप बाहर ले लो, तो क्लोज इंटीग्रल क्या होगा, डी ए। तो डी ए डी ए डी ए डी ए मिल करके टोटल क्या दे देगा, ए। तो इस तरीके से ई इज इक्वल टू हमें क्या मिल गया, सॉरी फाई इज इक्वल टू ई कॉस थीटा और इनटू कितना, ए, दैट इज ई फाई इज इक्वल टू, ये हो गया ई ए कॉस थीटा। बात समझ में आई या नहीं आई? तो ये तो क्लोज सरफेस के लिए हो गया। अगर यहीं पे हम लोगों को क्या करना है, गिवन सरफेस, पूरे पर्टिकुलर गिवन सरफेस के लिए हमें निकालना है क्या, सरफेस ये फ्लक्स। तो उस कंडीशन में क्या होगा भाई, देखिए जैसे ये हो गया फॉर अ गिवन सरफेस एरिया या थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। पहली कंडीशन ये बनाए थे, दूसरी ये हो गई, और तीसरी कंडीशन हम लोग इसकी बना लेते हैं थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया। तो गिवन सरफेस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ये बेटा जी आपका हो जाएगा डी फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट डी ए, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। क्या हो जाएगा, डी फाई इज इक्वल टू ई डी ए कॉस थीटा। तो इसको भी इंटीग्रेट ही तो करोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन डी फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए कॉस थीटा, और ये वैल्यू आपकी कन्वर्ट हो गई किसमें, फाई में। तो फाई इज इक्वल टू आ गया इंटीग्रेशन ई डी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पर हम करेंगे क्या, ई की, डी ए की और थीटा की सारी वैल्यू उठा करके पुट कर दोगे और अपना सॉल्व कर लोगे। तो
तो जो भी प्रोसीजर है, तो देखिए यहाँ तक तो हम लोगों ने ये तो कर ही लिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको और हम लोग एक्सपेंड कर लेते हैं, ठीक है। जैसे जितने भी पॉसिबल क्वेश्चंस बने, हमारा पर्पज ये है, ये पीवाईक्यू है, ये भी आपका 2018 में पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। ये भी कब पूछा गया है, 2018 का पूछा हुआ क्वेश्चन ये भी है। तो देखिए हमारे पीवाईक्यू कराने का मतलब ये है कि बेटा हम अगर एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, तो एक क्वेश्चन कराने का मतलब ये हो गया कि उससे रिलेटेड 4, 6, 8, 10 क्वेश्चन जो भी होंगे उस टॉपिक से रिलेटेड सारा का सारा आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो एक तरीके से हमने क्या देखा कि इसकी डेफिनेशन क्या हो गई, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हमको स्मॉल एरिया एलिमेंट का चाहिए तो फार्मूला ये यूज करेंगे, अगर हमको क्लोज सरफेस का चाहिए तो ये रिजल्ट आएगा, और अगर आपको गिवन सरफेस के लिए कहा जाएगा तो इस तरीके से हम रिजल्ट। अब आप सोच रहे होंगे सबका तो रिजल्ट अंत में एक ही आना है, हम बार बार इनको क्यों यूज करेंगे, ऐसा नहीं है। अभी आप जो चाहो वो यूज कर सकते हो मनमर्जी के, लेकिन जैसे ही आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पहुंचोगे तो वहां पर क्या होता है, एक ही पॉइंट आपके क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है। तो जब क्वेश्चन को ट्विस्ट कर देता है तो वो ट्विस्टिंग को आप समझ सकें, इसीलिए हमने क्या किया, इसको कैटेगराइज कर दिया। तो देखिए फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा पे कुछ रिजल्ट्स हम आपको दिखाने चल रहे हैं, ठीक है। अब जैसे केस 1, 2-3 केस लेते हैं। केस 1, इफ थीटा इज लेस देन 90 डिग्री, थीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 90 डिग्री से कम है, तो उस कंडीशन में इसका मतलब क्या हो गया, अगर थीटा आपका दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, जो फ्लक्स है आपका, फ्लक्स इज कमिंग आउट, फ्लक्स इज कमिंग आउट, कहां से कमिंग आउट होगा, सरफेस से, तो फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, फ्लक्स इज कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस, देन या दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ, तो जब फ्लक्स बाहर निकल रहा है दैट इज, जो फाई होगा वो हम क्या लेंगे, फ्लक्स को पॉजिटिव। समझ में आया या नहीं आया, इसका मतलब यही तो हो गया, जो फ्लक्स आपका बाहर आ रहा है तो बाहर आने वाले फ्लक्स को हम किससे दिखाएंगे, पॉजिटिव से। तो अच्छा छोटा ही डायग्राम बना दो इससे आ जाए धीरे धीरे। तो देखिए जैसे हमने क्या किया, एक सरफेस ले लिया और यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ऐसे दिखा दिया, ठीक है, और एरिया वेक्टर को ऐसे दिखा दिया, तो थीटा हमारा क्या होगा, ये थीटा इज लेस देन 90 डिग्री। अरे भाई 90 डिग्री के लिए दोनों का परपेंडिकुलर होना चाहिए, तो ये थोड़ा परपेंडिकुलर से कम है ना, यहाँ पे 90 होगा तो यहाँ पर 90 से कम होगा, तो 0 और 90 के बीच में लाइन होनी चाहिए कहीं भी। तो अगर आपका थीटा 90 डिग्री से कम है, मतलब एक्यूट एंगल है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है, जो फ्लक्स आपका होगा वो आउटवर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट केस, अगर हमारा क्या हो जाए, थीटा 90 डिग्री हो जाए, थीटा क्या हो जाए, 90 डिग्री, इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपकी ई है, ई और ये आपका क्या डी ए, ये दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे, पैरेलल टू द सरफेस। भाई आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है
वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इसके पैरेलल हो जाएगा। और जब 90 डिग्री होगा क्या, थीटा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ये हो गई और इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस के, तो दोनों के दोनों आपके क्या हो जाएंगे, 90 डिग्री का है हो जाएंगे भाई, परपेंडिकुलर होंगे भाई। तो ये कंडीशन जो हमारी बनेगी ये तो परपेंडिकुलर की बनेगी। तो थीटा इज इक्वल टू हो गया 90 डिग्री, दैट इज यहाँ से जो फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज फ्लक्स कमिंग आउट फ्रॉम द सरफेस इज क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू 0। मतलब अगर थीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री है, तो वहां से कोई भी फ्लक्स नहीं निकलेगा। अब केस 3, तो डायग्राम बना ही देते हैं। अरे यही केस है, बस केवल आपको क्या करना है, थोड़ा सा समझ लेना है। तो ये हमारी क्या हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर क्या हो गया आपका एरिया वेक्टर, और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू हो गई वो कितनी हो गई, 90 डिग्री। ठीक है, तो जब ऐसी कंडीशन होगी तो फ्लक्स आपको कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। कैसा क्या मिलेगा, कितना मिलेगा। और एक केस इसका हम और दिखा देते हैं आपको। इफ थीटा इज ग्रेटर देन 0, दैट इज, इसका मतलब क्या हुआ कि जो फ्लक्स है, फ्लक्स अब ये कमिंग आउट नहीं होगा, ये क्या होगा, गोइंग इनटू द सरफेस। फ्लक्स दैट इज फ्लक्स गोइंग इनटू द सरफेस। जो फ्लक्स है वो कहाँ जा रहा है, सरफेस के अंदर, दैट इज फ्लक्स गोइंग इनटू द सरफेस। दैट इज, इसका मतलब क्या हो गया कि जो फाई होगा, फ्लक्स होगा, वो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। ठीक, तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई, हमें 90 से ग्रेटर दिखाना है, किधर भी दिखा दो, ऑप्टिक्स एंगल ही दिखाना है इस तरीके से। थीटा से ग्रेटर होना, 90 से, थीटा इज ग्रेटर देन कितना, 90 डिग्री। ये हमारा क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर। ठीक है, तो इस तरीके से जो फ्लक्स के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहे हैं, निकल बता दीजिए, हम चल रहे हैं अभी। तो थीटा इज ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और जब थीटा आपका ग्रेटर देन 90 डिग्री हो जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि जो फ्लक्स आपका होगा वो कहाँ जाएगा, सरफेस के अंदर, और ये हो जाएगा केस इनटू द सरफेस का। अब आपसे क्या पूछा गया था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और उसकी एसआई यूनिट। तो एसआई यूनिट चलिए हम बता देते हैं। एसआई यूनिट, अब कुछ लोग सोच रहे होंगे एक नंबर के क्वेश्चन में इतना सारा डिटेल, तो बेटा हम क्वेश्चन बोर्ड की कॉपी में थोड़ी लिख रहे हैं, हम तो आपको पूरी टॉपिक समझा दे रहे हैं इसी बहाने कि आपका दोबारा इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी उठा लिया जाए तो आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। ठीक है, तो इसकी जो एसआई यूनिट होगी वो एसआई यूनिट हो जाएगी, क्या है, फाई इज इक्वल टू है ई ए कॉस थीटा। तो ई का क्या होता है भाई, ई इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। तो इसका तो हो जाएगा, और एरिया का क्या होता है, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और पर क्या आ जाएगा, कूलम, यही तो होगा। तो ई का होगा एफ अपॉन क्यू, न्यूटन अपॉन कूलम, और ए का क्या है, एरिया, और कॉस थीटा कोई डायमेंशन होती नहीं है। तो इस तरीके से यूनिट ऑफ फाई हो जाएगी, यूनिट ऑफ फाई इज इक्वल टू, इसका होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम।
ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन हुआ। और अभी हम और भी क्वेश्चंस इस पे करेंगे, जितने भी PYQ क्वेश्चंस हैं वो सब के सब हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। और मेन चीज़ ये है कि हमने आपको बताया था कि NCERT PYQ एग्जाम्पलर सारी चीज़ों की सीरीज हम एक साथ आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। बस आपको मेरे चैनल पे बने रहने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात होती है, सबसे अहम बात होती है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा भाई, ठीक है। हम आधा अधूरा कुछ भी नहीं पढ़ाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे वो कंप्लीट पढ़ाएंगे, और ना ही कोई चीज़ छोड़ेंगे और ना कोई चीज़ आपको शॉर्ट में बताएंगे। इतना पढ़ा देंगे कि आप इतना डिटेल पढ़ लोगे कि वहाँ से कितना भी डीप क्वेश्चन बनाया जाएगा, कहीं भी किसी कोने से भी क्वेश्चन बना करके पूछा जाएगा, किसी भी कॉर्नर से क्वेश्चन बना करके आपको दिया जाएगा, आप हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की क्षमता रखेंगे, ठीक है। तो इतना लेवल हम आपका बढ़ा देंगे।